नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिसेंट इश्यू जो अभी काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, जस्टिस यशवंत वर्मा के को लेकर उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अब कितना सही है, कितना क्या ये आरोप बेबुनियाद है, इनमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में जानेंगे। रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को आग लगी थी, जब वो घर पे मौजूद नहीं थे, उनके स्टोर रूम में आग लगी थी। तो वहाँ पे 4 से 5 बोरी बैग्स यानी 15 करोड़, लगभग मानिए कि 15 करोड़ के जो कैश में क्या आग लग गई है। और अ, उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि करप्शंस इंडियन हायर जुडिशरी में, करप्शन इन द इंडियन हायर जुडिशरी, क्या वाकई में करप्शन होता है हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, या बेबुनियाद बातें हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और रिमूवल का प्रोसेस क्या है, और हाई कोर्ट के जजेस का कैसे ट्रांसफ़र होता है, और कुछ केसेस के बारे में बातेंगे। और साथ कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे जो हाईलाइटेड केसेस थे, जो करप्शन से रिलेटेड थे, जहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी मतलब अपनाया गया। तो हालाँकि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद में उसके उसके साथ ही साथ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो रिसेंटली इश्यू ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पे जो नोटों के बंडल में आग लगी है, और 15 करोड़ के लगभग कैश को आँका जा रहा है। तो काफ़ी मतलब इस पे जो अभी इसके बारे में जान लेते थे, अभी तक की कार्रवाई क्या को आँका जा रहा है। तो काफ़ी मतलब इस पे जो अभी इसके बारे में जान लेते थे, अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है उनके खिलाफ। तो पहले नोटों के बंडल की चलिए एक वीडियो देख लेते हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के जो बाहर स्टोर रूम है, तो उसकी वीडियो है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, इसमें जो कम से कम काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में जो कैश है। इन पे पहले भी जो चीनी मिल केस में भी 97 करोड़ की धोखाधड़ी का मतलब आरोप लग चुका है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में जो उस केस को जो मतलब इनको बरी कर दिया था। ऐसा पहले भी इन पे जो आरोप लग चुका है, करप्शन का एलिगेशन लग चुका है। तो पहले जान लेते हैं कि अभी तक की स्टोरी में क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या मतलब एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सीजीआई साहब के द्वारा, जो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, तो उन्होंने क्या-क्या अभी तक एक्शन लिया है। तो सीजीआई साहब ने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी इन हाउस इंक्वायरी के लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जिसमें हाई कोर्ट सॉरी मतलब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस और एक कर्नाटका हाई कोर्ट के मतलब जजेस को लिया गया है इंक्वायरी में। तो थ्री स्तरीय कमेटी बनाई गई है, और एक हाई कोर्ट के जजेस को भी ले लिया है कर्नाटका की। तो इसमें कैश मिलने की बात, मतलब ह्यूज पाइल ऑफ कैश इज एट द हिज रेजिडेंस ड्यूरिंग ए फायर कंट्रोल ऑपरेशन। फायर कंट्रोल ऑपरेशन के समय पर मतलब जो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो कैश का भंडार मिलने की बात सामने आई है। ठीक है, अब ये कैश किसका है, क्यों आया, कैसे आया उनके यहाँ पे, तो इसके जांच का विषय है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि उनका कैश है या किस चीज़ का है, करप्शन के बारे में भी नहीं बोल सकते जब तक एलिगेशन जो है मतलब आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है। तो सीजीआई की डायरेक्शंस के अनुसार क्या है, उनसे जो एक जवाब मांगा गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब प्रारंभिक पूछताछ की गई है, कि जस्टिस वर्मा ने उसमें अपने जवाब में बोला है कि मतलब कोई भी कैश मेरे द्वारा यहाँ पे नहीं रखा गया है, ना ही मेरी फैमिली मेम्बर के द्वारा, और ना ही मेरा उस स्टोर रूम में जाना जाना है उधर की साइड में। और ये कैसे आया मुझे पता नहीं है। ये जो बर्न करेंसी के समय पे भी मैं जो वहाँ पे नहीं था, मैं कहीं बाहर था। जबकि अभी इनके जो सीजीआई संजीव खन्ना जी ने क्या बोला, जुडिशियल वर्क के लिए मना किया है इनसे अभी, और पेरेंट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मतलब इनका ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र की मतलब सिफारिश मतलब भेज दी गई है लॉ मिनिस्ट्री के पास में। तो लॉ मिनिस्ट्री आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र जो है कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, उससे क्या हो जाता है, किसी भी हाई कोर्ट जज का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है एक हाई कोर्ट से वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है। तो उसके बारे में आगे डिटेल्स में भी जानेंगे। तो आप जान रहे हो कि इतना बड़ा मतलब कैश का भंडार मिला है, तो कुछ इसका
सीजीआई खन्ना के इस डिसीजन से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने एक मतलब एक लेटर इश्यू किया है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जो अनिल तिवारी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो मतलब ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं विक्रांत पांडे जी, तो उन्होंने और बहुत सारे जो एडवोकेट्स ने मिलकर जो है वो किया। उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट द थ्रेश बिन। अगर आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो हम कोई कूड़ेदान नहीं है, आप यहाँ पे ना ट्रांसफ़र करने की बजाय किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनका। ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि वाकई में ही अगर उनके करप्शन का मतलब इतना सारा केस जो 15 करोड़ रुपए कहाँ से आया और किसका केस था और वाकई में करप्शन का था, ये जांच का विषय है। और इसके लिए क्या ट्रांसफ़र ही काफ़ी है, ये मतलब सोचने वाली बात है। क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रोविज़न भी है कि हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अगर उन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं और साबित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है? तो इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल में जो आप विरोध देख सकते हैं, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है। उनकी नाराज़गी के बाद में फिर भी उनको जो उनके पेरेंट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहाँ से वो आए थे वहीं उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रेस रिलीज़ है, जिसे आप देख सकते हैं। जो प्रेस रिलीज़ करी थी उन्होंने, और जो त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक कर्नाटक हाई कोर्ट के जजेस को भी लिया गया है, मतलब तो इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है। तो कुछ आर्टिकल्स हैं काफ़ी समय से न्यूज़ में चले हुए हैं। तो ये जो 14 मार्च को ये इंसिडेंट हैपनिंग हुआ था, फायर कंट्रोल टीम पहुंची, और ये 20 तारीख को जो है पब्लिश हुआ है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने, सॉरी इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इसको पब्लिश किया, फायर एट द, ये आप देख पा रहे हो ये आर्टिकल, फायर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउ लीड टू द रिकवरी ऑफ द कैश फाइल, मतलब कैश का ढेर मिला है, आग जो लगी है दिल्ली हाई कोर्ट जजेस के हाउसेज पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट, अब ये कुछ इस पे एक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात, यानी जवाबदेही और पारदर्शिता की बात भी उठ गई है। बहुत सारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं इस पे कह रहे हैं कोई न्यायिक सुधार भी होना चाहिए, बहुत सारी सी चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी मतलब कंप्लेंट भी मतलब करप्शन को लेके जो गवर्नमेंट्स, जब किरण रिजिजू जी लॉ मिनिस्टर थे उनको रिसीव भी हुई थी, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये अमर उजाला ने भी जो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वीडियो जस्टिस बनवाकर 4 से 5 बोरियों से भले मिले थे अजय नोट। ठीक है। हाई कोर्ट के 763 न्यायमूर्तियों ने में से 57 नई संपत्ति का 18 हाई कोर्ट के किसी भी जज ने ब्यौरा नहीं दिया है, और 57 ही जज ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का अपना ब्यौरा दिया है। ठीक है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में कुछ, या पढ़ पा रहे होगे तो यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट की सूत्र के मानते हुए शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश नियुक्त होने पर जज अपनी संपत्ति का मतलब हर साल अनिवार्य तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के कार्यालय में देते हैं। ठीक है। और हर बार इसे अपडेट भी करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वेबसाइट पर संपत्ति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है, जो स्वैच्छिक है। उच्च न्यायालय के सूत्रों से भी ऐसी जानकारी दी है। तो सीजीआई को अनिवार्य तौर पर देना होता है ब्यौरा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी तक ये काफ़ी है कि मतलब 57 नई संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, एक जुडिशल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक हिस्सा है कि अपनी संपत्ति का सब लोग ब्यौरा दें। हालांकि तो हायर जुडिशरी के बारे में जान लेते हैं कि हायर जुडिशरी बेसिकली है क्या, क्या काम करती है। तो हायर जुडिशरी क्या है, एक गार्जियंस है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी का, मतलब एक तरह से संरक्षक के रूप में काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, मतलब जो गार्जियंस के रूप में, मतलब लास्ट एक्सप्लेनेशन का अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। कोई भी चीज़ है। इंडियन हाई जुडिशरी क्या करती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। एलिगेशन ऑफ करप्शन क्या करते हैं, जुडिशल इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, एक मतलब चिंता बढ़ाते हैं, मतलब न्यायिक ईमानदारी की क्या बनाते हैं, चिंता बढ़ाते हैं। तो ये भी एक बात है सोचने वाली बात। आगे बात करेंगे कॉजेस ऑफ द जुडिशल करप्शन के बारे में। तो बहुत सारे जो जुडिशल करप्शन के कारण हो सकते हैं, इसमें एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसमें जो आरटीआई का किसी को एक्सेस नहीं है जजेस के डिसीजन को,
पे करने का कि भाई ये सारी चीज़ें। तो राइट टू इन्फॉर्मेशंस के बारे में आप जानते होंगे कि उसका कोई एक्सेस नहीं है जजेस के डिसीजन पे। तो ये क्या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कमी है। ओपेक अपॉइंटमेंट है, मतलब क्या है, अपारदर्शी अपॉइंटमेंट है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, लैक अकाउंटेबिलिटी। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। ये भी एक क्या है, एक कारण है जुडिशल करप्शंस का, क्योंकि ओपेक अपॉइंटमेंट जो होता है, जो अपारदर्शी अपॉइंटमेंट से क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे जज आ जाते हैं जिनका मतलब जो बैकग्राउंड है पहले से ही करप्शंस का रहा है, तो उससे जो मतलब अ, फिर बाद में चीज़ें नहीं सही नहीं हो पाती, मतलब जो जुडिशल सिस्टम्स में जो मतलब जिस चीज़ की उम्मीद करती है पब्लिक कि एक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो, तो ये सारी चीज़ें जो फिर बाद में उस जज से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, वो सारी सी चीज़ें। वीक ओवरसाइट द मैकेनिज्म नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर द जुडिशल अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या है, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती। मतलब क्या है, ओवरसाइट मैकेनिज्म है, और यहाँ पे क्या है, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के लिए। कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम भी मतलब उसके साथ में एक कोई बॉडी, कॉलेजियम सिस्टम को और भी बहुत सारे मतलब वर्क रहते हैं, तो इसलिए वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना भी ज़रूरी है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी क्या, लूप होल्स हैं अलाउ मैनिपुलेशंस में, हेरा फेरी हो जाती है। मतलब इसमें भी क्या कमजोरियाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द जुडिशल करप्शंस। तो जुडिशल करप्शन का इम्पैक्ट क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, जुडिशल करप्शंस होंगे तो पब्लिक पे तो फर्क पड़ेगा ही। तो इरोजन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का क्या होता है, ट्रस्ट टूटता है, मतलब विश्वास टूट जाता है जुडिशरी से। और डिलेड एंड द डिनाइड जस्टिस से क्या होता है, अफेक्ट मतलब कॉमन सिटीजन प्रभावित होते हैं, बिजनेसेस प्रभावित होते हैं, काफ़ी समय से बहुत बहुत 5-5 10 साल लग जाते हैं लोगों को अदालतों को चक्कर लगाते हुए। तो इससे क्या हो जाता है, कॉमन सिटीजन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल एंड बिजनेस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और मतलब इसमें क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक लोग और राजनीति और बिजनेस इन्फ्लुएंस, मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा मतलब आरोप लगता है, हालांकि कितना सही है ये सब, मतलब जो जजिस लोग हैं या फिर जुडिशरी के लोग जो मतलब वही बता सकते हैं इस बात को कि अंड ऐसा देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल और बिजनेस लोग, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनका जो मतलब बेनिफिट मिलता है पावरफुल एंटिटीज होने का, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। जबकि ऐसा कितना सच है, ये देखने वाली बात है, मतलब कितनी सच्चाई इस बात में। हालांकि ऐसे बेबुनियाद बेसलेस बातें कहना सही नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बाग आरोप लगाते हैं। हालांकि अ, ये सब चीज़ें ऐसे बेसलेस आरोप लगाना जुडिशरी के ऊपर सही भी नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेगेटिव इंटरनेशनल परसेप्शंस अफेक्ट, और ये क्या है, नेगेटिव इंटरनेशनल परसेप्शन भी है, वो क्या करते हैं, इंडियंस की रैंकिंग को ख़राब भी करते हैं। ये चीज़ है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, तो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और डिलेड डिनाइड जस्टिस आते हैं, और पॉलिटिकल एंड बिजनेस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्रभावी होते हैं, और पावरफुल एंटिटीज को इसमें फ़ायदा मिल जाता है, नेगेटिव इंटरनेशनल परसेप्शन हो जाता है। हमारी जो इंडियन रैंकिंग है जुडिशल इंटीग्रिटी की, वो क्या है, मतलब अ, वो प्रभावित होती है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट एफर्ट टू द कर करप्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं करप्शन को रोकने के लिए। अ, तो उसके लिए जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल प्रपोज किया गया था, जो तो इसमें क्या हुआ था, जो अ, जो गवर्नमेंट एफर्ट मतलब क्या है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी प्रपोज किया गया था, इम्प्रूविंग ओवरसाइट्स, मतलब जो ओवरसाइट जो कमियां हो रही हैं, उसको क्या है, दूर करने के लिए, ठीक है ना। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो 2013 में लाया गया था, इंक्लूड जुडिशल करप्शन अंडर इट्स परव्यू। तो इसमें जुडिशल करप्शंस और की मतलब जांच करने के लिए, परव्यू करने के लिए, मतलब इसके अंतर्गत मतलब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर क्या है, जुडिशल करप्शन की क्या जांच होगी इसकी परव्यू में, ठीक है। नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशंस जो लाया गया था, अटेम्प्टेड रिफॉर्म, तो बाकी में उसको ये 2015 14 में लाया गया था एनजेसी, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई थी। इसमें क्या थ्री स्तरीय है, मतलब कि एक सीजीआई रहेंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और दो सिविल सोसाइटी मेंबर रहेंगे, और लॉ मिनिस्टर रहेंगे। मतलब इसमें 6 लोगों की मतलब डिमांड की गई थी कि इसमें जुडिशल अपॉइंटमेंट जो ये करेगा, अब कॉलेजियम सिस्टम की जगह ये एनजीसी रहेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का
हवाला देते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इस तरीके से और जुडिशल इंडिपेंडेंस को लेके मतलब उसको क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। और विस्ट बॉल और प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जो क्या है रिपोर्टिंग करप्शन मतलब करप्शंस को रिपोर्टिंग करने के लिए मतलब प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट ने क्या किए थे, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे जो करप्शंस को क्या है रोकने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अब। तो ऑल जजेस केसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ जजेस के केसेस हुए थे, जैसे हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, सॉरी, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट तो 217(1) के जरिए होता है, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट 124(2) के जरिए होता है। बिफोर 1981 से पहले क्या होता है, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी थी, मतलब एग्जीक्यूटिव का ही रोल होता था, मतलब सरकारें जो बोलती थी, मतलब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और अदर जजेस से राय ली जाती थी, लेकिन बाद में जो अंतिम निर्णय किसको लेना होता था, सरकार को लेना होता था कि किसको जज बनाना है, किसको सीजीआई बनाना है, ठीक है ना, किसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है। तो बिफोर 1981 से यही था, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट जज केस हुआ 1981 में, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसमें एग्जीक्यूटिव है प्राइमेसी, एग्जीक्यूटिव की जो मतलब कार्यपालिका जिसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद आ सकती है, मंत्री परिषद आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग आते हैं। तो उसकी प्राइवेसी क्या होगी, जुडिशरी के ऊपर मतलब और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पहले तो जजिस से राय लेना था, मतलब राय ली जाती थी, उसके बाद में जो मतलब प्रेसिडेंट को जाती थी, मतलब अंतिम निर्णय लेकिन सरकार लेती थी, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट को भेज देती थी अपॉइंटमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एसपी गुप्ता केसेस में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ये अंतिम जो जजेस से राय लेना मतलब अनिवार्य नहीं है, उनकी राय को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ था फर्स्ट जज केसेस में। सेकंड जज केसेस में 1993 में हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है, प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी ओवर एग्जीक्यूटिव। तो इसमें जुडिशरी की जो प्राइमेसी थी वो एग्जीक्यूटिव पर हावी होगी। इसमें यहीं से कॉलेजियम सिस्टम्स का क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ है। सीजीआई प्लस के 2 सीनियर मोस्ट जजेस का मतलब इसमें रहेंगे कॉलेजियम सिस्टम में। तो ऐसा कुछ जो कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण कब हुआ, 1993 में, सेकंड जज केसेस में, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन और इसके बीच में हुआ था, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंसल्टेशन बर्ड्स का मतलब क्या हुआ, कॉन्करेंस हो गया। मतलब क्या हो गया, जो भी कॉलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करके देगा लॉ मिनिस्ट्री को, तो लॉ मिनिस्ट्री क्या है, उस पर जो मतलब उस पर मोहर लगाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि रिकन्सिडरेशन के लिए एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन वापस अगर कॉलेजियम सिस्टम उसी नाम को रिकमेंड करके भेजता है, तो फिर उनकी मजबूरी है उसको जो मतलब आगे फॉरवर्ड करना, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास में जाता है, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो कंसल्टेशन बर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कॉन्करेंस हो गया। तो यहीं से कॉलेजियम सिस्टम क्या है, हावी हो गया किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि एक दूसरे में टकराव होता रहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि थर्ड जज केस जो है ये कब हुआ था। तो थर्ड जज केस 1998 में हुआ था, जिसमें क्या होता, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस मतलब को लेके बात हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 5 जज कॉलेजियम सिस्टम ने, कि अब जो है 5 जज रहेंगे। पहले तो 3 जज थे, जो 1993 में सेकंड जज केस हुआ था, लेकिन इसमें बस थोड़ा बदलाव हुआ कि 5 जज रहेंगे, और ज़्यादा मजबूत हो गया इसमें कॉलेजियम सिस्टम थर्ड जज केसेस में। तो इसमें फोर्थ तो इसमें वही है, बाकी का और तो कुछ चेंज नहीं था। कॉलेजियम सिस्टम तो मतलब प्रभावी हो ही गया था कि कॉलेजियम सिस्टम के जो कंसल्टेशन बोर्ड का मतलब रहेगा, कॉन्करेंस रहेगा, मतलब सहमति रहेगा, मतलब जिसका नाम लिख, तो ये सारी चीज़ें थी। अब फोर्थ जज केस में जो एनजीएसी केस जो था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, तो इसमें क्या किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को क्या करते थे, स्टक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो इसमें 6 लोगों की जो रिकमेंडेशन हुई थी कि 6 लोगों का एक जो है कमेटी रहेगी एनजीएसी के एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि जिसमें एक हाई कोर्ट के, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस के 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर रहेंगे। तो एक को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, एक को लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स में से। ठीक है, तो उसमें ये भी प्रोविजन था कि एक ये मतलब अम, एक SC ST OBC होना चाहिए, नहीं हो तो फिर वुमेन्स होना चाहिए, मतलब वुमेन्स हो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसको स्टक डाउन कर दिया, जो मतलब जुडिशली इंडिपेंडेंस का मतलब हवाला देकर, और मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का हवाला देकर। ठीक है, तो
अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 124 जो आर्टिकल्स है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है। ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट जो होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किससे होता है, कंसल्टेशन विद द चीफ सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। ठीक है। तो द अपॉइंटमेंट मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड अदर सीनियर जजेस। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीजीआई प्लस के अदर सीनियर जजेस से मतलब हम बात करके होता है। ठीक है ना, अदर जजेस का। लेकिन सीजीआई का वो करना हो तो किससे होता है, मतलब सीनियर मोस्ट जजेस से मतलब बात की जाती है, तो उसके जरिए जो उनका ये सारी चीज़ें रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रहता है हाई कोर्ट में जो कम से कम 5 साल का जज रहा हो, या फिर 10 साल जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की गई हो, या राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, डिस्टिंग्विश जुरिस्ट हो, मतलब क्या है, कानून का मतलब जानकार हो, बहुत बड़ा कानून का विद्वान हो। ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में वही कॉलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट के पास, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस पे उसका बैकग्राउंड चेक करती है, वो पीएम हाउस को भेजती है, पीएम हाउस से प्रेसिडेंट को जाता है। तो ये सारा इसका प्रोसीजर। इसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैंने बता ही दिया है कि आपको सीजीआई में जो कॉलेजियम रिकमेंडेशन जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं सीजीआई को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और हाई कोर्ट में क्या होता है, आर्टिकल 217 क्या करता है, अपॉइंटमेंट्स की बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को भी, और इसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट सीजीआई प्लस के चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट क्या करते हैं, कंसल्टेट करते हैं किससे, अपॉइंटमेंट के से पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, मतलब 10 ईयर्स तक क्या है, एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर क्या है, जुडिशियल ऑफिस उसने जो हेल्ड किया हो 10 ईयर्स तक मतलब। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, हाई कोर्ट के लिए क्या रहता है, उसमें 3 जजेस रहते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं। ठीक है ना। और ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस क्या करती है, बैकग्राउंड चेक करती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास फाइनली पहुंच जाता है बाया पीएम के जरिए। अब ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र्स के बारे में मैंने पहले बता ही दिया आपको कि किसी भी जजेस का ट्रांसफ़र होता है वो मतलब कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है, लॉ मिनिस्ट्री पीएम हाउस और प्रेसिडेंट के पास में फाइनली पहुंच जाता है। ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम में जो सीजीआई साहब जो रहते हैं मतलब वही क्या करते हैं, सीजीआई प्लस पूरा मतलब जो 4 जजेस मिलकर क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र को मतलब रिकमेंडेशन भेजते हैं। और रिमूवल प्रोसेस क्या है जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 217 में क्या की गई है, बात की गई है रिमूवल के हाई कोर्ट जजेस की, और 124 में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या हो सकता है, प्रूवन मिस बिहेवियर, यदि कोई जज जो मिस बिहेव करता है, मतलब जैसे कि मिसकंडक्ट, कदाचार कर सकता है, करप्शन, भ्रष्टाचार, एब्यूज ऑफ ऑफिस, मतलब क्या है, अपने ऑफिस के प्रति मतलब निष्ठावान नहीं है। इनकैपेसिटी में फिजिकल और मेंटल एबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए कोई दीवार पागलपन है या फिर फिजिकली या मेंटली रूप से मतलब हो गया है, तो वो इनकैपेबल है, मतलब जस्ट जजेस की पोजीशन के लिए, तब उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पीचमेंट का ही प्रोसेस है। इसमें 100 लोकसभा में मेंबर्स होने चाहिए, 50 राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में होना तो 50, लोकसभा में 100। और उसके बाद में जो राज्यसभा में तो चेयरमैन को भेज दिया जाता है, लोकसभा में तो स्पीकर को भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। उसके बाद में क्या होता है, इंक्वायरी कमेटी जो बैठती है सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस से डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के मतलब उसमें रहते हैं, और चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जो और फिर रिपोर्ट देती है। और वो बाकी में जजेस गिल्टी पाया जाता है तो वो मोशन पे क्या वोट पड़ते हैं, फिर वो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 की मेजोरिटी से क्या होता है, एक वोटिंग पास होता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में। ठीक है ना। उसके बाद मोशन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है, और प्रेसिडेंट इशू कर देते हैं ऑर्डर रिमूवल ऑफ द जजेस का, मतलब वो जो जजेस जो जिसने मिसकंडक्ट किया या गिल्टी पाया गया है। अभी तक हालांकि जुडिशल हिस्ट्री में मतलब अभी तक जो भारत के इतिहास में क्या हुआ है जुडिशल हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कोई भी जजेस का क्या रिमूव नहीं किया गया इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली रिमूव नहीं किया गया किसी को, किसी ने जो है। इसके बारे में और आगे जानेंगे डिटेल्स में। थोड़ा सैलरी के बारे में भी जान लेते हैं। सैलरी क्या होती है इनकी, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी रहती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं उनकी 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रहती है, अदर जजेस की 2,25,000।
और अदर फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं, ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बंगला, और सिक्योरिटी एंड स्टाफ मिलता है, पेंशन मिलती है, पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, कन्वीनियंस चार्ज अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 2,80,000 रहती है, अदर्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 2,50,000 रहती है। अदर फैसिलिटीज अलाउंसेस में क्या है, वही पहले वाली 5 तो रहती हैं। फिर ट्रैवल अलाउंसेस अलग से मिलता है, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसमें एसी का ट्रैवल, फर्स्ट एसी का ट्रैवल कर सकता है ट्रेन के जरिए, अगर ऑफिशियल पर्पज से जा रहा है तो, ऑफिशियल पर्पज से जा रहे हैं तो, और या फिर एयर का टिकट, मतलब एयर का ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यदि ऑफिशियल पर्पज से जा रहे हैं कोई भी जज। इनकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस और रिटायर्ड जजेस की। रिटायर्ड जजेस वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के, मतलब किसी के, वो सैलरी डिसाइड पार्लियामेंट करती है। लेकिन हाई कोर्ट जजेस ऑफ इंडिया की क्या, कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसमें भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है हाई कोर्ट के जजेस की कितनी सैलरी होगी। या हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस का मतलब है, मतलब इसमें रिटायर्ड जजेस का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। लेकिन स्टेट में जैसे जो सिटिंग जज हैं, सिटिंग जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी सैलरी मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। तो ये रंजन गोगोई जी हैं, इन्होंने एक 1631 के जो ग्राफ्ट कंप्लेन हुई थी उसके बारे में, जो ये 2022 का आर्टिकल्स है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने बताया कि 1631 अभी तक जो शिकायतें मिल चुकी हैं ऐसी, जो 2017 से 2022 तक, लेकिन उसने, हमने जो मतलब रिलेवेंट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा है इसकी शिकायतों के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स को भेजा गया है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है उसमें, अ, हम लोग, और उसमें ग्रीवांसेस रिडेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम्स पे भी, मतलब शिकायतों को क्या किया है, अ, भेजा गया, मतलब ये सारी चीज़ें इन हाउस। तो ये कुछ है 551 आउट ऑफ द 715 हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड सिंस 2018 बिलोंग टू अपर कास्ट लॉ मिनिस्टर। तो ये लॉ मिनिस्टर ने ये बोला अभी, राजू नाम इकबाल ने जी, जो 551 जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो अपर कास्ट से हैं अभी तक, मतलब जो 2018 से 2018 से 2018 तक, ठीक है। तो ये जानकारी है। टोटल पेंडेंसी केसेस है नालू कोर्ट्स 5 करोड़ पेंडेंसी केसेस के बारे में जान लेते हैं। 5 करोड़ पेंडेंसी केसेस है, जिससे बहुत न्याय में बहुत देरी हो रही है। 82,445 तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 58.59 लाख, मतलब जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स है, ये किस में है, हाई कोर्ट्स में, जो डिफरेंट 25 हाई कोर्ट्स में उसमें पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4.4 करोड़ है, टोटल मिला के 5 करोड़ है। अब बात करते हैं कि थोड़ा इसके, तो ये मार्च 2025 में क्या हुआ, टोटल हाई कोर्ट 1 मार्च 2025 तक क्या था, 25 हाई कोर्ट थे। 25 हाई कोर्ट, हालांकि काफ़ी समय 25 ही चले आ रहे हैं, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस 1122 है, और परमानेंट जजेस की संख्या 840 है। तो स्ट्रेंथ जो एडिशनल जजेस की स्ट्रेंथ 276 है। वैकेंसी 371 खाली है अभी। अभी करंट सिटिंग जजेस 751 हैं। नवंबर 2024 तक क्या था, ओनली 99 आउट ऑफ द 719 सिटिंग हाई कोर्ट जजेस, मतलब वुमेन थी, मतलब 99 से, मतलब 719 में से 99 ऐसी जजेस थे जो वुमेन थी, और जो एक जेंडर डिस्पैरिटी को दर्शाता है जुडिशरी में। और सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा बात करें अभी। हैज एनी जजेस एवर बीन इम्पीच, क्या किसी जज को मतलब इम्पीच किया गया अभी तक, मतलब तो अभी तक किसी जज को सक्सेसफुली इम्पीच नहीं किया गया है, लेकिन प्रयास किया गया है, ठीक है। तो जस्टिस बी रामास्वामी थे 1993 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू फेस इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है। तो रामास्वामी जी जो है वो हालांकि लोकसभा में मतलब फेल हो गया था वो, रामास्वामी वाला, ये सारी चीज़ें। फिर एक जस्टिस रामास्वामी के केस में एक बड़ी बात ये थी, जब ये इन पे आरोप लगे थे, तो ये हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इन पर भारी वित्तीय गड़बड़ियाँ के आरोप लगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे, महंगे फर्नीचर लग्जरी गाड़ी को लेके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन 1990 में, लेकिन लगा आरोप था 1989 में, 1990 में फिर भी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच समिति गठित की गई, और विशेष 3 सदस्य समिति गठित की गई, महाभियोग की सिफारिश की गई। 1993 में क्या हुआ, लोकसभा में इम्पीचमेंट
लोकसभा में इम्पीचमेंट किया गया, लेकिन कांग्रेस और ने जो मतलब इससे विड्रॉल कर लिया, तो 10 मई 1993 इम्पीचमेंट प्रोविज़न क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था इनके केसेस में। ठीक है, जस्टिस सौमित्र सेन पे क्या था, 133 मतलब 1 करोड़ 33 लाख रुपए मतलब राशि अपने निजी बैंक खाते में जमा करने का आरोप लगा था। जब ये क्या थे, कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर थे। ठीक है, तो जब ये कलकत्ता, फिर उसके बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस बने। 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन्होंने जो इस राशि को मतलब गबन किया है, गलत तरीके से अपने खाते में ट्रांसफ़र किया है, तो जबकि ये कलकत्ता हाई कोर्ट में 2003 में ही जज बन गए थे। तो फिर उसके 2011 में जो राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद में इनको प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले इन्होंने क्या दी थी, इस्तीफा दी थी, रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो ये था इनका केस। और जस्टिस पी डी दिनाकरन जो थे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2000 मतलब 1993 में ये कोर्ट अपॉइंटेड हुए थे। 1993 में इन्होंने करप्शन के चार्जेस थे इनके ऊपर, और 2011 तक का आगे निर्णय किया, यानी 11 और 9 11 7 20 18 साल, मतलब 18 साल लगे। 18 साल मतलब जुडिशियल वर्क भी इन्होंने देख लिया करप्शन के चार्जेस लगने के बाद में भी। ठीक है, बाद में इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से तो पास हो गया था। ठीक है ना। और जस्टिस बी रामास्वामी के बारे में थोड़ा बता दूं कि पहले ऐसे जस्टिस जिन्होंने जो इम्पीचमेंट का सामना किया था। ठीक है, इसी की। और जस्टिस पी डी दिनाकरन के बारे में बात कर लेते हैं। इन पे जो फेस्ड करप्शन चार्जेस लगे थे, इन्होंने बट रिजाइन कर दिया था इम्पीचमेंट प्रोसेस से पहले ही। ठीक है, तो ये सिक्किम, पहले मद्रास हाई कोर्ट और बाद में सिक्किम हाई कोर्ट के जजेस बने थे। और इन पे करप्शन और जुडिशियल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे थे, जुडिशियल मतलब कदाचार के, न्यायिक कदाचार के। इन्होंने जो है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से पहले क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। तमिलनाडु में इन पे जो कोटिकराई वन क्षेत्र की भूमि अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत जटिल है, इसको लोग बाग इसको सुधारना, मतलब इसमें डिमांड कर रहे हैं चेंज की, मतलब ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बात करते हैं, जरा आगे क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है, ये 1971 का एक्ट है। और इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब व्यक्ति क्या है, जो मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट्स के निर्णय को क्या है, मतलब जो डिसओबीडेंस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। उसके अगर डिसओबीडेंस करता है तो उसको जो है मतलब पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट मिल सकती है। इसमें एक दो प्रकार की कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। जो आप इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट में रहता है कि जो इंटरफेयर करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ऑब्स्ट्रक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाई जा सकती है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या है, जो क्या करता है, डिसओबीडेंस कर सकता है कोर्ट के डिसीजन के, ऑर्डर्स के, ब्रीचेस ऑफ द, मतलब का उल्लंघन कर सकता है अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। ये है कि रीजनेबल जो है क्रिटिसिज्म के लिए बोला है, मतलब फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो अगर आपके पास में आधार है, अगर आप कानून के विशेषज्ञ हैं और आपको पता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का डिसीजन जो मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो उसके खिलाफ आपके आधार होने चाहिए, मतलब तर्क होने चाहिए। ये सब चीज़ें, मतलब उसमें क्या है, मतलब आप असहमति जाहिर कर सकते हैं, तब भी आलोचना नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, डिसीजन की तो आलोचना कर ही नहीं सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो जितने भी ये कोर्ट्स हैं, उनके मतलब अ, जो जस्टिस आते हैं, मतलब जो डिसीजन आते हैं, उनकी क्या क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती। हाँ, उससे क्या कर सकता है, डिसएग्री हो सकते हो आप, असहमति जाहिर कर सकते हो, और रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हो जुडिशियल डिसीजंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ केसेस हुए थे, जैसे कि प्रशांत भूषण साहब का केसेस हुआ था 2020 में, इन्होंने ट्वीट कर दिया था। और जस्टिस कन्नन का केसेस हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिटिंग हाई कोर्ट जजेस थे जो इन्होंने जो है अम, आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, 12 जजेस पर लगाए थे, उसमें इंक्लूडिंग सीजीआई भी थे। तो उन्होंने फिर इस चीज़ का जब ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे, जब इन्होंने आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर करप्शन के चार्जेस के लिए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी पत्र लिखा था इसके लिए कि ऐसे ऐसे बात है। लेकिन बाद में हुआ क्या, सुनवाई हुई, इनको जो है मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब क्या सोमोटो कोग्निजेंस लिया, सोमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके खिलाफ जो 7 जजों की बेंच ने क्या एक निर्णय दिया, और 6 महीने की सज़ा सुनाई गई इनको। और बाद में इनको जो मतलब 9 मई 2017 को इनको सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि इन्होंने जो कंटेम्प्ट कोर्ट, मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया था, उनके नोटिस को मानने से इनकार कर दिया था।
इन्होंने उल्टा ही जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या दे दिया था, नोटिस इशू कर दिया था। ये सारी चीज़ें थी। हालाँकि इन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई, पहले ऐसे जज थे जिनको जेल जाना पड़ा था, ये भी एक बात है। दलित जज थे, इन्होंने अपनी इस कार्रवाई को बताया कि मैं दलित होने की वजह से मुझको इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो कानून के मतलब एविडेंस के आधार पर बताया जा सकता है, वो सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कितना दम है उनके मतलब आर्गुमेंट में, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको से तो और कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पोटेंशियल सॉल्यूशन रिफॉर्म्स हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशंस हो, जो बॉडी के ऊपर काम करे, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हो, जो कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्मिंग करे, और स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉ बने। क्योंकि अभी क्या है, कोई मिसकंडक्ट करता है तो यही है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, उसके अलावा और कुछ है नहीं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसमें भी कोई खास वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है केस लिस्टिंग एंड डिजिटल ट्रैकिंग के लिए, उसका भी यूज किया जा सकता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की बात की गई है। राष्ट्रपति महोदय ने भी की थी इस बात को कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम हो। उससे भी एक अच्छा मतलब मैसेज देखने को मिल सकता है, सारे जो हाई कोर्ट का एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम हो, तो ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जजेस जो अपनी प्रोवाइड डिटेल करें अपनी सेक्टर की संपत्ति को, और वैकेंसी में भरी जाएँ जो हायर जुडिशरी में है। तो ये सारे मतलब इसमें सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसमें कॉलेजियम सिस्टम्स में इसके बारे में बात कर लेते हैं, रिफॉर्म्स क्या रिक्वायर्ड हो सकती है। तो हालाँकि इंटरनल रिकॉर्ड्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियल्स की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन हाउस जो इंक्वायरी जो होती है। तो ये प्रैक्टिस क्या है, इसको मतलब चेंज किया जा सकता है, इस चेंज करके इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं इंक्वायरी को। मतलब जो भी इंक्वायरी, जैसे अभी इन हाउस इंक्वायरी हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के आगे, तो इसको क्या डिस्क्लोज किया जा सकता है। डिस्क्लोज पब्लिक डोमेन में आएगी तो इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी मतलब पूरे एंटायर प्रोसेस में। फर्दर और आगे क्या कर सकते हैं, मतलब जो है कोई भी जज अगर गिल्टी पाया जाता है, अगर कोई जज गिल्टी पाया जाता है या मिसकंडक्ट करता है इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, सॉरी फॉर दैट, फाउंड इवन आफ्टर फाउंड गिल्टी, मतलब क्या है, कदाचार का गिल्टी पाया जाता है इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, तो कोई भी जजेस पे क्या क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं का सामना नहीं किया अभी तक, मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो इसको एड्रेस कर सकते हैं कि मतलब इसके लिए कैसे अकाउंटेबल होना चाहिए जवाबदेही के लिए, तो वो सारी चीज़ें। यूके में क्या है, एक तरह से ऑटोनोमस जस्टिशरी ऑफिस बना हुआ है, जो क्या कर सकता है, जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस जिसको बोलते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन करता है एलिगेशन ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट की। और ये क्या है, ऑटोनोमस क्या है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या इस्टेब्लिश किया गया है। तो एक सिमिलर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, परमानेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया में भी मतलब क्या इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में, तो ये भी क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं मतलब उसके लिए। तो इसमें क्या एक रूट कॉज है कि प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबली ओपेसिटी, ठीक है ना। अ, ये जो संभवतः जो ओपेसिटी की जो प्रॉब्लम है, मतलब क्या अपारदर्शिता की जो समस्या है, जो रूट कॉज है कॉलेजियम सिस्टम, वो क्या है अडोप्टेड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। तो यहाँ पे क्या रिन्यूड डिबेट है इसके ऊपर, एनजेसी के ऊपर भी डिबेट है कॉलेज। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एनजेसी जो स्ट्रक्ट कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो क्या था बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियल इंडिपेंडेंस की मतलब क्या कर रहा था, वॉलेटिंग कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था। तो नो डाउट मतलब कॉलेजियम प्रोसेस जो इंश्योर करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, इसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल होना ही नहीं चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव का रोल हो तो मतलब ऐसा हो कि अ, मतलब एग्जीक्यूटिव का रोल भी लिया जा सकता है, लेकिन देखा जाए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा ना हो, अगर रोल लिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव का, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हालांकि सफ़र्स कर रहे हैं कुछ लोग लैक ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये सफ़र कर रहा है किसका, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का। इसमें जवाबदेही और किसकी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और एक ब्रॉड बेस्ड एनजीसी क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं लीडरशिप ऑफ सीजीआई में, जो रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स को, लेजिस्लेचर को, बार एसोसिएशन को, अकेडमिया को, सिमिलर टू जुडिशियल सर्विस कमीशन। जैसे कि साउथ अफ्रीका में क्या है, एनजीसी की तरह क्या है, एक तरह से एक बॉडी बनी हुई है जो क्या कर सकती है अंडर द सीजीआई की लीडरशिप में, जो रिप्रेजेंटेटिव करने का काम करती है, ठीक है। तो सीजीआई और अदर सीनियर जजेस क्या कर सकते हैं, वीटो पावर कर सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीजर में, फाइनल डिसीजन मेकिंग में इनका वीटो पावर का अधिकार मतलब अथॉरिटी हो सकती है। तो ये अरेंजमेंट जो है सिलेक्शन प्रोसेस में मोर मतलब क्या बना सकता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है, ठीक है ना, बिना कंप्रोमाइजिंग जुडिशरी के मतलब स्वतंत्रता को बिना कंप्रोमाइज किए हुए, मतलब समझौता किए हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया होगा। मुझे लगता है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स हायर जुडिशरी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, और हमारे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और ऐसी टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए, मतलब किसी जैसे लोअर जुडिशरी पे आप वीडियो चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे चाहते हैं, किसी भी चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू वॉच अवर यूट्यूब।